गुड इवनिंग सभी साथियों को। कैसे आप सभी लोग? आशा करूंगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन मैं आपके सामने हूं और मैं एक नई पेंशन स्कीम जो यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपके साथ लेके आया हूं। उससे पहले आप जानते हैं कि आज सभी लोग आज 5 सितंबर है और आज है शिक्षक दिवस। तो अगेन सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। वैसे मैं शुभकामनाएं आपको दे चुका हूं सुबह 8 बजे, लेकिन अगेन एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं को, नमन मेरा, जो मुझे यहाँ तक लाने में सुविधा दे रहे हैं और उन्होंने सहायता की है और आगे भी यही जानकारी प्रेषित करते रहेंगे। यानी कि हर जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर कोई गुरु है व्यक्ति का, क्योंकि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी सीखने को जारी करते हुए हम लोग आज भी अपने सेशन को एक नए तरीके से सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं काफी समय से एक टॉपिक जो आपके दिमाग को हलचल कर रहा था, उसको आज हलचल को खत्म करते हैं। यूपीएस, एनपीएस या ओपीएस है क्या? वास्तव में सरकार क्या योजना बनाना चाहती है, इसके पीछे क्या है सरकार की रणनीति, इन सभी बारों में आज हम चर्चाएं करेंगे। आपसे यही आशा की जाएगी कि ज्यादा लोगों पर शेयर किया जाए और फिर हम लोग बढ़ते हैं शानदार अपने इस टॉपिक की ओर। इन सभी को एक एक करके बारीकियों से जानते हैं आखिरकार है क्या वास्तव में, यूपीएस है क्या, पेंशन स्कीम वास्तव में है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखिएगा, बढ़ जाते हैं, लीजिए। तो देखिएगा, हम लोग समझते हैं, देखिएगा एकीकृत। पहले हम लोग यूपीएस को जानते हैं। यूपीएस है क्या? यूपीएस लीजिए, यूपीएस के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। यूपीएस, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं थोड़ा सा ताकि आपकी विजुअलिटी बढ़िया रहे। लीजिए, कह रहा है एकीकृत पेंशन स्कीम है, यूपीएस है, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। इसका फुल फॉर्म ही अपने आप में क्वेश्चन बनता है। मंजूरी मिली है 24 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। यूपीएस समिति के जो सचिव हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथन। पूर्व वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, इस समय बदल चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना है यही इसके अध्यक्ष रहे हैं, टीवी सोमनाथन। और यूपीएस लागू हुई है 1 अप्रैल 2025 से, इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी सार्वजनिक तौर पर सबके साथ यह लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। तो एक कुछ टॉपिक है, अब इसके बारे में थोड़ा डीपली अध्ययन करते हैं और इसके बारे में डीपली अध्ययन करते हुए हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिएगा, यही, अच्छा थोड़ा सा कोई बात नहीं है, यूपीएस का एक हेडिंग थी। उसके बाद थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि समिति टीवी सोमनाथन अध्यक्ष से 24 अगस्त को है, 1 अप्रैल से लागू हो रही है और इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा हो रही है। यानी कि केंद्र की एक योजना है, मोदी सरकार की योजना आई है। इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं और आगे अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ये लिखिए, वास्तव में अब यहां से हमारी शुरुआत हो जाती है और इस शुरुआत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है सेवाएं किस प्रकार दे रहा है। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में जाता है। आप लोग जानते हैं कि आपकी जो सैलरी होती है, अभी तक जो लोग सरकारी कर्मचारी थे उनको भी यही पेंशन मिल रही थी कि सैलरी का 50%, लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या किया गया, जो पिछले 12 महीनों की औसत वेतन पर रहेगी। यानी कि आपका एक साल के अंतर्गत कितना वेतन रहा है, बढ़ोतरी रही या आपके में बैलेंस ही चला, उसका औसत वेतन दिया जाएगा, उसके तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद लिखा है कि शर्त है आपको 25 साल सेवा काल जरूरी होगा आपका। इसके साथ 10 वर्ष सेवा काल अनुपातिक पेंशन है, यानी 10 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होंगे तो आपको 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। यदि आप 10,000 मासिक पेंशन मिल जाएगी यदि आप 10 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि इसके कहने का सीधा आशय है कि आपकी जो जॉब हो वो कम से कम 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपकी पेंशन मिनिमम 10 रहेगी। मिनिमम आपको 10,000 दी जाएगी और फिर इसके आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन यदि जैसे कि किसी ने अपना जो कार्यकाल है जैसे कि 22 वर्ष सेवाएं दी सरकार को, अगर उसकी पेंशन की बात आएगी 22 वर्ष में भी अगर उसके पेंशन की बात आएगी तो उसको 10,000 से ऊपर ही मिलेगी, इससे नीचे नहीं होगी। यदि किसी ने 10 साल सेवाएं दी हैं तो मिनिमम उसको 10,000 रुपए पेंशन के रूप में आएंगे, और 25 वर्ष से ज्यादा दिया है तो फिर आपको इस प्रकार से लागू हो जाएगा कि आपको सैलरी का 50% मिलेगा और 12 महीनों के औसत वेतन पर यह जारी की जाएगी। तो वास्तव में ये है आपकी यूपीएस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के साथ बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है यदि मृतक परिवार हैं, देखिएगा एक एक पॉइंट में आपको छांट के लाया हूं ताकि आपको समस्या ना हो। यूपीएस में मृतक कर्मचारियों के परिवारों को उनकी कुल पेंशन का 60% दिया जाएगा, 60% दिया जाएगा, प्लस डीए अलाउंस दिया जाएगा।
डियरनेस अलाउंस कहलाता है, वेतन भत्ता कहलाता है, ये भी आपको मिलेगा। यदि एक मृतक परिवार का है तो उसको 60% पेंशन और डीए अलाउंस दिया जाएगा। यूपीएस कर्मचारी का मूल वेतन डीए का 10% योगदान रहेगा और सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया। यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है कि जो आपका वेतन है, जैसे कि आपका वेतन है 10,000, इनकेस मानिए आपका वेतन 10,000 रहा, 10,000 रहा और 10,000 में से आपको 10% योगदान देना पड़ता है। हर कोई सरकारी कर्मचारी अपना पेंशन के रूप में 10% देता ही है, ये संस्था का मानना होता है। तो आप यानी कि 1,000 रुपए हर मंथ आप जमा कराएंगे। इसके बाद सरकार इसी के तहत 18.5% के हिसाब से भी सरकार यहां पर जमा करेगी आपके सिमिलर। जैसे कि आपने यहां पर 10,000 रुपए जमा कराए, सॉरी 1,000, 10,000 की सैलरी के 1,000 रुपए आपने जमा किए एक महीना में, और सरकार आपको 18.5% के हिसाब से इसी में इन्वेस्ट करेगी। इसी 1,000 आपके 1,000 सरकार के 18.5% होगा 10,000 का। तो इस प्रकार का योगदान होगा। यूपीएस में टैक्स लाभों की घोषणा हो जाती है। सेवानिवृत्त पर ग्रेजुएट अग्रिम एकमुश्त भुगतान है, इसके बारे में नहीं जानना है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि यूपीएस में वास्तव में कितना योगदान सरकार दे रही है और कितना योगदान एक कर्मचारी का देता है। यहां पर बात खत्म हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, अब यहां पर आपकी यूपीएस में इतना ही आपके लिए मैंडेटरी है जो खास पॉइंट है। बाकी बहुत ज्यादा ग्रंथ तो इसमें काफी ज्यादा है, तो मैं वो आपके लिए नहीं लाया हूं। बस आपको जो वास्तव में मेन पॉइंट बनाएंगे, सबसे मेन पॉइंट तो यही बनने वाला है कि कितना योगदान सरकार दे रही है। यह 60% मिलती है यदि आप मृतक हो जाते हैं मृत्यु के बाद, और आपको डीए अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कहते हैं डीए को, ठीक, महंगाई भत्ते। इसके बाद एनपीएस, ये है क्या? आप सभी में पहले अंतर समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जानते हैं एनपीएस है क्या। जो एनपीएस योजना आई थी वो पीएफआईडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई। 22 अगस्त 2003 से इसको पारित किया गया। इसको लागू 1 जनवरी 2004 से किया गया, और इसमें कहा गया कि 1 मई 2009 से 18 से 65 उम्र के सभी कर्मचारियों को लिए यह लागू होगी एनपीएस। इसमें समझते हैं एनपीएस में है क्या। ऑक्सफोर्ड्स को छोड़कर सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा पर लागू हुए हैं, या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी है। एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी हुई योजना है। इसमें पेंशन राशि तय नहीं थी, इसमें पेंशन एक निश्चित आपके जो अमाउंट आप जमा कराते हैं अपने पेंशन के तौर पर, वो उसमें मिलती थी। इसके बाद थोड़ा समझिएगा, इसमें लगा हुआ देखिएगा, इसमें क्या होता था एनपीएस में। एनपीएस कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी का जो बेसिक सैलरी, देखिए ये फर्क है एनपीएस में। एनपीएस वो बेसिक सैलरी जो आपकी प्राथमिक सैलरी हुई है उसका 10% देती थी, और सरकार 14% योगदान देती थी। लेकिन यूपीएस में सरकार का योगदान कितना हो गया है आपका 18.5%, और जो बेसिक सैलरी थी इसकी जगह उसने कह दिया कि आपके लास्ट 12 माह, यानी अंतिम 1 साल में आपका औसतन क्या रहा उसका आपको 10% देना पड़ेगा, और सरकार उसका 50% देना पड़ेगा, सॉरी उसका 50% देना पड़ेगा आपको। लिखा है एनपीएस रिटायरमेंट पर 60% रकम निकाल सकते हैं और 40% एनयूटी प्लान लगता है। यानी कि यदि आप रिटायरमेंट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी रकम को निकालना चाहते हैं, तो आप 60% रकम निकाल सकते हैं यदि आपको जरूरत है। तो 40% फिर आपका अगेन उसी प्रकार जमा होगा जिस प्रकार से आपको 100% मिल रहा था, उसको 40% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, आपके वेतन भत्ते मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक, ये लिखा है एनपीएस का। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जो स्कीम है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिएगा यहां पर लास्ट में फर्क बता दूंगा। इसमें क्या किया गया था, ओल्ड पेंशन स्कीम में रॉयल कमीशन द्वारा यह गठित की गई थी। एक आयोग आया और यह 1924 के आयोग द्वारा गठित है। यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, खास बात यह है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, और इसमें जो बहन करने का काम था वो पूरा सरकार कर रही थी। यहां पर देखेंगे आप लोग, इसमें लिखा हुआ है जो सेवानिवृत्त हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 1 मिनट, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं अपने अंतिम वेतन के मूल वेतन में 50% का योगदान देते हैं। पेंशन योगदान हेतु कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं। एनपीएस में क्या था कि पूरा जो बहन करती थी वो सरकार करती थी। आपका जितना भी अंतिम वेतन था उसका 50% सरकार देती थी, आपको कुछ नहीं देना पड़ता था। ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ते भी मिलते थे, मेडिकल बिल, रिटायरमेंट की सुविधा भी मिलती थी। ओपीएस में रिटायरमेंट पर ग्रेजुएट की रकम 20 लाख तक थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को निरंतर पेंशन मिलती थी। ये कहना था ओल्ड पेंशन स्कीम का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चलिए यहीं तक है। चलिए देखो अब समझते हैं इनमें अंतर क्या है वास्तव में। इस लास्ट लाइन के सार पर आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है
कि जो ओपीएस योजना थी, ओपीएस जो योजना आई थी, इसमें क्या होता था, इसमें अब आपका कोई योगदान नहीं था, यानी कि आपकी जितनी सैलरी है वो सैलरी आपको सरकार देती थी, और सरकार उस सैलरी के हिसाब से आपको 50% के हिसाब से आपकी रकम यानी कि पेंशन तौर पर देती थी, आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था। ये था ओपीएस में। एनपीएस में क्या रहा, एनपीएस में जो आया काफी ज्यादा विवादित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका कारण था कि आपको जो 50% वेतन तो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी का, यानी कि आपकी प्रारंभिक सैलरी क्या थी उसका आपको 50% दिया जाएगा, और आपको 10% योगदान देना पड़ेगा उसमें, लेकिन सरकार उसमें 14% देगी। ये दरअसल था, इसलिए थोड़ा सा विरोध हुआ। काफी सारे जो स्टेट थे वो ओपीएस पे स्विच कर बैठे, जैसे कि राजस्थान वगैरह हुए जिसमें कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़ वगैरह हुए, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद और बातचीत मैं करूं आपकी सरकार हुई पंजाब में, काफी सारे स्टेटों ने यही कर लिया। तो ये फर्क था। ओपीएस क्या थी कि सारी जो आपकी पेंशन थी, आपको वेतन भत्ता नहीं लगता था, सब सरकार वहन करती थी, आपको जमा नहीं करना पड़ता था। जब एनपीएस पे आए तो आपको 10% करना पड़ता था, लेकिन सैलरी आपको जो मिल रही थी वो आपके बेसिक वेतन का 50% थी, और सरकार 14% का इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन उसमें भी विवाद बढ़े तो आई यूपीएस। यूपीएस में सरकार ने क्या कहा, आगामी चुनाव, अभी कई जगह चुनाव है, जैसे जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इन सभी में कहीं ना कहीं चुनाव है, तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, तो सरकार ने यूपीएस लाई। और यूपीएस में क्या कहा सरकार ने, यूपीएस में कहा है कि आपके जो 12 महीने हैं उसके हिसाब से आपको 50% सैलरी निश्चित की जाएगी। इसके बाद आप 10% तो जमा करेंगे, लेकिन हम 14 की जगह अपना स्टेक 18.5% करते हैं, और यदि आप रिटायर्ड पर पेंशन निकालना चाहते हैं तो आप 60% निकाल सकते हैं। 40% के हिसाब से आपको अगेन उसी प्रकार जमा जैसा हुआ है उसी प्रकार आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो वास्तव में ये तीनों में आप मेरे हिसाब से जानकारी कंफर्म हो जाएगी आप लोगों की कि यूपीएस क्या है, ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है, यानी सभी पे आप नॉर्मल अंतर समझ गए होंगे। तो आपसे आशा की जाएगी, वीडियो वैसे भी छोटी बनी हुई है, लगभग कितने मिनट की आई है, 12 से 13 मिनट। तो 12 से 13 मिनट की वीडियो है, वो आसान वीडियो है, आपको समझ में आने वाली है। एक बार इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। और कोई भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और कुछ भी बदलाव होंगे तो जरूर मैं आपके समक्ष आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।